ओके, सो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। आज है लेक्चर 7। इससे पहले ऑलरेडी 6 क्लासेस हो चुकी है फूड लॉ से रिलेटेड। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ प्रीवियसली हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उन सब का। हम लोग पढ़ रहे हैं फूड लॉज, राइट। अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट आई है, एज पर दैट सिलेबस हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट हर एक स्टेट के बच्चे जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एक स्टेट में फूड लॉज का सिलेबस होता ही है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग जब लेक्चर 1 या फिर लेसन 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड ऑफ फूड लॉज, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो सब, इसकी क्या फीचर्स है वो सब डिस्कस किए हुए थे। तो उस वक्त आप लोगों ने देखा था कि बिफोर 2006 देयर वर डिफरेंट लॉज और ऑर्डर्स फॉर डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स। तो इन टोटल कितने एक्ट्स और ऑर्डर थे, रिवाइंड करना जरा। मैं तब तक यहाँ पे लिखती हूँ कौन कौन सा ऑर्डर था बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। फर्स्ट में था हमारा वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947। सेकंड इज पीएफए, that is Prevention of Food Adulteration Act 1954. Third one is Fruit Product Order 1955. Fourth one is our solvent extracted oil, de-oiled meal and flour control order 1967. फिफ्थ वन हम लोगों का है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो आज हम लोग पढ़ेंगे 1973. सिक्स्थ वन इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992. And the last seventh one is edible oil packaging कंट्रोल ऑर्डर 1998। यानी 1947 से लेकर के 1998 तक इन टोटल 7 एक्ट्स और ऑर्डर्स थे। तो ये क्वेश्चन भी था, एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे कि बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 हाउ मेनी एक्ट्स एंड ऑर्डर्स वर देयर व्हिच वर रिपील्ड राइट नाउ, यानी कि अब ये निरस्त हो चुके हैं आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ FSSA 2006। यानी इन टोटल ये जो 7 एक्ट्स और ऑर्डर्स काम कर रही थी अलग अलग होकर के, अब सारा काम क्या करता है, FSS एक्ट 2006 अकेला सातों का काम कर रहा है। इन सातों का काम अकेला कौन संभाल रहा है, FSSA 2006। ऐसे तो कहना चाहिए कि FSSAI संभाल रहा है, क्योंकि जो FSSA 2006 का मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक रेगुलेटरी बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट करना, जो कि है FSSAI, जो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज पर काम करती है। लाइक फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स है, जो प्रोसीजर्स है, वो साइंस बेस्ड है। उसकी जो भी हम लोग केसेस आती है फूड से रिलेटेड, उसकी हाइजीन से रिलेटेड, वो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सके, वो सारा रेगुलेशन ही देखती है FSSAI। बट ये तो आई तब जब ये जो एक्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद, राइट। तो आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि हम लोगों को FSS एक्ट के साथ साथ इन सातों एक्ट्स के नॉलेज भी होना जरूरी है। और साथ ही आपके सिलेबस में भी ये दिया हुआ है कि आपको ओवरव्यूज जानना है इन सभी एक्ट से रिलेटेड। तो अभी तक हम लोग PFA, FPO, MMPO पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बाकी के जो भी एक्ट्स है वो कवर करेंगे, क्योंकि वो सब बहुत छोटा छोटा है, ज्यादा कुछ उसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। तो स्लाइड्स में जाने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या हम लोग देखेंगे आज। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर में हम लोग 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। फर्स्ट इज इनैक्टमेंट, किस मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है ये, कौन इम्प्लीमेंट करता है, इसके इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके जो 4 शेड्यूल है, 4 शेड्यूल्स इसके जो है वो हम लोग देखेंगे। थर्ड वन हम लोग देखेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट इस एक्ट और ऑर्डर के अंदर आता है, और साथ ही इसकी एक एडवाइजरी कमिटी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं इनैक्टमेंट से। इनैक्टमेंट,
प्रोमलगेटेड इन 1973। ये जो ईयर है ये याद रखना कि 1973 में आया था मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जो है यहाँ पर सीरियली बताई हूँ 1947 से लेकर के 1998 तक। देखो सीरियली मैंने यहाँ पे लिखा है। लेसन वन का भी आप नोट्स देखोगे ना पीडीएफ में या फिर वीडियो मैंने बनाया उसमें भी मैंने आपको सीरियली लिख के दिया, क्योंकि इस तरह से याद रखना ना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो enactment in the year 1973 under Essential Commodities Act 1955, सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955 के अंदर जो है ये एमएफपीओ प्रोमलगेट हुआ था। ठीक है, प्रोमलगेट वर्ड का मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी भी एक्ट या ऑर्डर को रेगुलेट करना या इनैक्ट का अनाउंसमेंट करना। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड हु वाज रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल कंस्ट्रक्शन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो इनैक्टमेंट आई थिंक क्लियर है आपको। तीन चीजें आपको याद रखनी है, कौन से डेट में ये इनैक्ट हुआ है, किसके अंदर हुआ है, सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट, किसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय होम, इम्प्लीमेंटेड बाय डैश, तो कौन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनैक्टमेंट क्लियर है। अब हम लोग बढ़ेंगे स्केड्यूल्स की तरफ। तो जैसे आपको मैंने कहा था कि इसके इन टोटल 4 स्केड्यूल्स होते हैं, तो चारों स्केड्यूल अलग अलग बात कहता है इस एक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट स्केड्यूल डील्स विद द लाइसेंस, एप्लीकेशन देना है, लाइसेंस करवा लेना है आपको, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है, तो उसकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो सब आपको फर्स्ट स्केड्यूल बताता है। साथ ही इफ यू वांट टू रिन्यू योर लाइसेंस ऑफ एमएफपीओ, देन आपको कैसे करना है वो भी फर्स्ट स्केड्यूल आपको बताता है। फॉर द सेक ऑफ रिन्यूअल यू हैव टू गिव द क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ मीट फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि जिस ईयर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर आपने क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड किया है, उसकी क्या क्वालिटी रही है, उसका जो स्टेटमेंट है वो आपको सबमिट करना होगा। और साथ ही एप्लीकेशन अगर आप न्यू लाइसेंस लेने के लिए कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा कि लाइक आपके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है प्रेमाइसेस की, आपका जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है वो कौन सा है, कहाँ से आता है, सारा डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करना होगा। नाउ वी विल सी अबाउट द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल डील विद द मिनिमम सैनिटरी रिक्वायरमेंट। देखो फूड प्रमाइसेस है तो चाहे जो भी फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सैनिटरी एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस शुड बी देयर। आप इसका जो है खास ख्याल आपको रखना हो रहा है, बिकॉज दिस फूड विल बी गो टू द कंज्यूमर एंड दे विल कंज्यूम इट। तो आप एक हेल्थ के साथ एक काम कर रहे हो, सारे जो भी पब्लिक है उसको आप उसके लिए फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द safety and hygienic conditions of your premises where you are manufacturing that particular food। ठीक है, अब थर्ड स्केड्यूल्स भी वही हाइजीन से रिलेटेड बताता है, बट ये उस केस में है जहां पर आप उस प्रेमाइसिस में एनिमल स्लॉटरिंग भी कर रहे हैं। तो अगर आप एनिमल स्लॉटरिंग भी कर रहे हैं तो आपको सेपरेट रखना होगा, जिस प्लेस पे आप स्लॉटर कर रहे हो एनिमल्स को वो प्लेस, और जो प्लेस में आप जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड शेड्यूल दोनों ही हाइजीन से रिलेटेड है, पर दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखना। फोर्थ शेड्यूल, लास्ट शेड्यूल क्या कहता है, अब हम लोग पैकेजिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मीट फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड से रिलेटेड तो समझ गए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसकी पैकेजिंग और लेवलिंग से जो जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो फोर्थ शेड्यूल कहती है। फोर्थ शेड्यूल का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखना ज़रूरी है कि एज पर एमएफपीओ स्टैंडर्ड कैंड मीट फूड प्रोडक्ट शुड नॉट कंटेन पॉइजनस एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, lead, copper, zinc and tin in excess of these values given as। like arsenic का जो अमाउंट होना चाहिए, जो प्रेस्क्राइब बोलो या स्पेसिफाइड है, वो 2 ppm है। कितना है, 2 ppm। लेड का वही है आपका 2.5 ppm, और आपका वही कॉपर का हो गया 20 ppm, जिंक का 50 ppm एंड टीन का 250 ppm। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना होगा आपको।
अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, फूड कवर्ड्स अंडर द एक्ट। कौन-कौन से प्रोडक्ट्स या फूड इस एक्ट के अंदर आते हैं वो सारा चीज़। तो क्योंकि हम लोग मीट फूड प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो एनी ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच आर मेड फ्रॉम द फ्लेश और एनी अदर एडिबल पार्ट ऑफ द कार्कस डेड बॉडी ऑफ एनिमल, इसका मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग, स्मोकिंग, ड्राइंग और एनी अदर प्रोसेसिंग टेक्निक इज रेफर्ड टू एज मीट फूड प्रोडक्ट। देखो आप तो इस सारे टर्म से हम लोग सभी कोई वाकिफ हैं, जानते ही हैं, हम लोग नाम से भी कहते हैं स्मोक चिकन, ग्रिल्ड चिकन, इस तरह से हम लोग कहते हैं ना। यानी ये जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग, ग्रिल्ड, ड्राइड, तो ये सारा है आपका प्रोसेसिंग टेक्निक, जिससे कि जो फूड है, जो भी रॉ मटेरियल है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वी मेक इट पैलेटेबल, वी मेक इट मोर पैलेटेबल फॉर द कंज्यूमर। ठीक। अब सेकंड पॉइंट कहता है विच आर द फूड्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। तो रॉ, चिल्ड एंड फ्रोजन फूड्स आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। ये चीज याद रखना, रॉ, चिल्ड एंड फ्रोजन फूड्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट। एंड थर्ड वन इज, कौन इस बिजनेस को रन कर सकता है। तो जैसे कि हम लोग पहले वाले स्केड्यूल में देखे कि एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में बता रहा है, और कोई सा भी फूड प्रोडक्ट है जब से एफएसएस एक्ट आया है या एफएसएस एआई इम्प्लीमेंट हुई है, तब से कोई सा भी फूड बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना लाइसेंस के रन कर सकते हैं। यू हैव टू रजिस्टर और यू हैव टू टेक अ लाइसेंस ऑफ योर पर्टिकुलर फूड बिजनेस अंडर सेक्शन 31 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। तो उसी तरह उसके पहले जब एमएफपीओ था, तो उस केस में भी यही था कि इसका पर्टिकुलर आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। जैसे आपका कोई मीट फूड प्रोडक्ट बिजनेस है, तो यू हैव टू गेट द लाइसेंस अंडर एमएफपीओ। तो जो भी पर्सन लाइसेंस लिया हुआ है वो बिजनेस रन कर सकता है, और जिसके पास नहीं है, दे कैन नॉट रन देयर ओन बिजनेस ऑफ मीट फूड प्रोडक्ट। ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, लाइक एडवाइजरी कमिटी। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसकी एक एडवाइजरी कमिटी है जो इसके रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का बात है वो देखती है। तो एडवाइजरी कमिटी की जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो कौन है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मीट फूड प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। और इसके इन टोटल 10 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है इन टोटल, इसके 10 मेंबर्स है। इंस्पेक्शन क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि आप जो भी स्केड्यूल्स वगैरह में आप देखे हो हाइजीन से रिलेटेड बातें हैं, वो लाइसेंस लेने के बाद भी फॉलो हो रहा है या नहीं, उसके उस केस को जांचने के लिए, उसको देखने के लिए इंस्पेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज डन बाय मीट फूड प्रोडक्ट ऑफिसर्स। वो इंस्पेक्ट करते हैं और जो भी सैंपल वगैरह है उसकी स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए भेजा जाता है। कहाँ, तो रीजनल एगमार्क लैबोरेटरी में भेजा जाता है। इन टोटल रीजनल एगमार्क लैबोरेटरी 11 है, और साथ ही एक सेंट्रल एगमार्क लैबोरेटरी भी है जो कि है नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में एक सेंट्रल एगमार्क लैबोरेटरी है। बाकी 11 जैसे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और भी जगहों पे, इन 11 प्लेसेस में रीजनल एगमार्क लैबोरेटरी है। तो उसमें से किसी भी एक प्लेस में इसके सैंपल्स को भेजा जाता है, एंड देन सैंपल एनालिसिस की जाती है टू चेक आउट द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट। At present, there are more than 220 licensed meat food product units under MFPO throughout the India। और ये कितनी मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट टाइप ऑफ मीट फूड प्रोडक्ट, 185 डिफरेंट टाइप ऑफ मीट फूड प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करती है। तो आई थिंक आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। एक बार रिवाइज कर लो कि क्या क्या हम लोग पढ़े। इनएक्टमेंट, फोर्स शेड्यूल, प्रोडक्ट और एडवाइजरी कमिटी। इनएक्टमेंट के बारे में 1973 में ये इनैक्ट हुआ है। सेक्शन 3 किसके अंदर, सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। साथ ही कौन रिस्पॉन्सिबल था इसके एनफोर्समेंट के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल कंस्ट्रक्शन। ठीक। 4 शेड्यूल था। फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहा था, लाइसेंस के बारे में बात कर रहा था। सेकंड शेड्यूल हाइजीन के बारे में, हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में। थर्ड शेड्यूल ऑल्सो बात कर रहा था इस सभी के बारे में, लेकिन उस केस में जहाँ पर हम लोग एनिमल स्लॉटरिंग भी कर रहे हैं।
ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल किस बारे में बात कर रहा था? पैकेजिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग और लेवलिंग से रिलेटेड बात कर रहा था। प्रोडक्ट कौन-कौन से कवर्ड है? वैसा सभी प्रोडक्ट इसमें कवर्ड है जो कि फ्लैश ऑफ एनिमल से बना हुआ है। एडवाइजरी कमिटी के बारे में टोटल 10 मेंबर्स होते हैं। और इसकी जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है वो कौन है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइज़र। तो ये सारा हम लोग पॉइंट पढ़ लिए और आप इस तरह से याद कर लेना। कोई भी ऑर्डर वगैरह पढ़ना, ठीक है? तो उसको एक पेज में ऐसे ही इन शॉर्ट में लिख के आप रिवाइज करते जाना, तो आपको ईज़ी होगा पढ़ना। तो इसी के साथ मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर तो कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग का वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर वगैरह जो है उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो जो बचा हुआ हम लोग का 3 ऑर्डर है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत छोटा-सा है ये तीनों, जल्दी से हो जाएगा। सो एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये किस डेट पे ये रेगुलेट स्टार्ट हुआ है या फिर इनैक्ट हुआ है, आप कह सकते हो। तो 17 September 1998। ऑल्सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनैक्टेड अंडर द एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट 1955। तो अभी तक एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955 में कितने सारे हो गए ऑर्डर्स? फर्स्ट तो आपका था फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, सेकंड आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, थर्ड में मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, अभी है आपका एडिबल ऑयल पैकेजिंग कंट्रोल ऑर्डर। 4 ऑर्डर्स हो गए। आगे और भी अगर होंगे तो इंक्लूड कर लेंगे हम लोग इसमें। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड क्वालिटी एडिबल ऑयल। देखो, हर एक एक्ट्स एंड ऑर्डर जो भी फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसका एक ही मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग सेफ और होलसमनेस जो फूड प्रोडक्ट्स की है उसको मेंटेन कर सके और सेफ फूड को कंज्यूमर तक पहुंचा सके। राइट? तो इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको डेट याद रखना है, 17 सितंबर 1998। ठीक है? अब हम लोग सेकंड देखते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लावर कंट्रोल ऑर्डर 1967। तो इसका भी डेट आप पहले देख लो, 17 मार्च 1967। दिस एक्ट इज being published in the Gazette of India। एंड इस किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। ठीक है? तो अब इस एक्ट का जो भी 3 टर्म्स यूज हुए हैं इसको आप थोड़ा सा समझ लो। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्टेड वर्ड का मतलब तो यही हुआ कि कुछ हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसमें से हम लोग वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑयल बियरिंग मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय ए सॉल्वेंट। यानी कुछ सॉल्वेंट का यूज करके हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट करें। कौन सा सॉल्वेंट, इसको लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। अभी चीजों को समझ लो पहले। ठीक है? तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल। De-oiled mineral material left over when oil is extracted by a solvent by the single pressing of good quality of oil seed is known as de-oiled meal। ठीक है? जैसे हम लोग मस्टर्ड केक यूज करते हैं, सरसों की खली कहते हैं, यानी मस्टर्ड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो रेसिड्यू बचा है उसको हम लोग कह रहे हैं क्या? क्या मस्टर्ड केक कह रहे हैं? तो उसी को एज अ डी ऑयल्ड मील समझ लो। ठीक? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड एडिबल फ्लावर क्या है? द ग्राउंड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेशली प्रिपेयर्ड डी ऑयल्ड मील। यानी जो डी ऑयल्ड मील हम लोगों को मिला उससे जो हम लोग ग्राउंड मटेरियल प्रिपेयर किए वो हम लोग का हो गया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड एडिबल फ्लावर। ठीक है? तीनों का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं बताऊंगी मैं आगे। थर्ड जो ऑर्डर हम लोग का था, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर। इसमें एक बहुत माइन्यूट चीज है ध्यान रखने वाला, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर। कंट्रोल ऑर्डर जो है वो आपका 1947 में था, लेकिन वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947 और वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी 1975, ये दोनों अलग-अलग एक्ट्स और ऑर्डर्स थे, बट दोनों को एक साथ करके एक सिंगल ऑर्डर बनाया गया था, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट रेगुलेशन ऑर्डर, जो हुआ था कब? 1998 में। अगर मान लो क्वेश्चन आता है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर इज इनैक्टेड ऑन विच ईयर, और ऑप्शन आपको 4 दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1947 में और 1998 में। 1947 is vegetable oil product control order and 1998 is vegetable oil product regulation order।
सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि मैं आपको हर छोटा-छोटा पॉइंट्स इस तरह से क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे एग्ज़ाम में। सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना इतना अच्छा-अच्छा कंटेंट के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको इधर-उधर देखने की ज़रूरत ना हो। एक जगह से आप कंप्लीट मटेरियल लेके अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फ़ोकस कर सको। तो चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। वेजिटेबल प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो भी है अभी इसी ऑर्डर को रेगुलेट करती है, मतलब इसी ऑर्डर में जो भी प्रोविज़न वगैरह था उसको फ़ॉलो करती है। तो किसके थ्रू करती है? The Directorate of Vanaspati Vegetable Oils and Fats, Department of Food and Public Distribution and Ministry of Consumer Affairs and Public Food and Public Distribution। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट के अंदर रह के ये जो ऑर्डर एंड जो भी एक्ट्स हैं इसकी प्रोविज़न जो है वो एडमिनिस्ट्रेट होती है। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी? टू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 7 एक्ट्स जो भी थे पहले बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, उसका ओवरव्यू। अब एक चीज़ छूट गया था क्या कि कौन सा सॉल्वेंट यूज़ होता है, तो सॉल्वेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज़ हेक्सेन। कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं? हेक्सेन। ठीक है, तो अब कोई सा भी एक्ट और ऑर्डर जो बच गया है वो है बस लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एक पढ़ना है और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। वो इन 7 एक्ट्स के अलावा 2 एक्ट्स आपके सिलेबस में दिया गया है, तो वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। बट ये थे 7 एक्ट्स का ओवरव्यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन का सेशन, और साथ ही हम लोग शुरू करेंगे आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी पढ़ना। साइड बाय साइड दोनों साथ-साथ चलेंगे। एक साइड चलेगा आपका एमसीक्यू सेशन और दूसरी साइड आपका चलेगा जो रेगुलेशंस वाला पोर्शन है वो सब। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द एक्ट्स एंड ऑर्डर्स यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो उसके पहले तक आप इसको रिवाइज करो। अब से हम लोग रेगुलेशंस को शुरू करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू like the content of my video then please hit the like button and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much friends. Thank you.